अछूतों के पूर्वज कौन कौन हैं? अछूतों के पूर्वज, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। बाबा साहेब का एक बहुत ही अच्छा कथन है कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न हो, वह गुलाम है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, वह कैदी है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। जिसका मन जीवित होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, वह मृत से बेहतर नहीं है। मन की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। आइए दोस्तों, जानते हैं अछूतों के पूर्वज कौन हैं। आदिकाल में मानव समाज एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता था, बल्कि घुमक्कड़ समाज था। कबीले खुराक की खोज में, पशुओं के लिए चरागाहों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि पशु ही उनका उस समय मुख्य धन था। इसके बाद आदमी कृषि की ओर बढ़ा। कृषि के लिए आवश्यक था कि एक स्थान पर स्थिर होकर रहा जाए। फसल को बोना, सींचना, उसकी रक्षा करना आदि तभी संभव था। इस अवस्था में पशु के स्थान पर धरती, क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गई। परंतु सबके सब घुमक्कड़ लोग व कबीले एक साथ एक ही समय कृषि करने लग गए। जब कुछ कृषि करने लगे, तब दूसरे घूमते रहे। दूसरे ये दल कबीले कभी भी आपस में शांतिपूर्वक नहीं रहे। इनकी आपस में मुठभेड़ चलती ही रही। जब सब कबीले घुमक्कड़ थे, तब वे आपस में इसलिए लड़ पड़ते थे कि एक ने दूसरे के पशु या उसकी स्त्रियों को चुरा अथवा छीन लिया, या फिर उसकी चरागाह पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जब कुछ कृषि करने लगे, तब जो घुमक्कड़ कबीले थे, वे इन कृषकों, कृषि करने वालों पर हमले करने लगे, क्योंकि एक तो ये उनसे पशु छीनते थे, दूसरे अनाज। ये घुमक्कड़ दल या कबीले स्थिर हुए लोगों के गांवों पर संगठित होकर हमला करते। ये गांव बसाकर रहने वाले व कृषि करने वाले कबीले इन हमलों में बुरी तरह पिट जाते, क्योंकि वे अब कृषि आदि में लग जाने से घुमक्कड़ कबीलों जैसे हिंसक व योद्धा नहीं रह गए थे। उनके लिए हल को तलवार बनाना अब आसान न था। आत्म स्थिर होकर बसने वाले लोगों के लिए ये घुमक्कड़ कबीले बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गए। इनसे कैसे अपने को सुरक्षित किया जाए, यह गंभीर समस्या थी। उधर घुमक्कड़ कबीलों में आपस में पहले की तरह ही लड़ाई झगड़े चले आ रहे थे। सदियों के इन लड़ाई झगड़ों के फलस्वरूप बहुत से कबीले नष्ट हो गए और थोड़े बहुत लोग ही उनके बचे, तथा बहुत से लोग अपने कबीलों से बिछड़ गए। ये सब लोग क्योंकि अपने मूल कबीलों से टूटे हुए ब्रोकन मैन थे, ये इधर उधर घूमते फिरते थे, परंतु कोई दूसरा कबीला इन्हें अपनी सदस्यता प्रदान नहीं करता था, क्योंकि तब सब कुछ रक्त के संबंध पर ही चलता था। कोई किसी कबीले का सदस्य केवल खून के आधार पर ही बन सकता था, अर्थात जो जिस कबीले में जन्मा वही कबीला उसे सदस्यता देता था। इन टूटे हुए बिछड़े हुए लोगों की अब अपनी समस्या थी। वे आवारा व बेसहारा घूमते थे। इनकी हालत काफी खस्ता थी, क्योंकि ये अपने कबीले से पृथक हो चुके थे। कबीला या तो टूट चुका था, या किसी युद्ध में पराजित होकर किसी दूसरे का गुलाम बन चुका था, या हारे हुए कबीले को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में वही हुआ जिसे पंजाबी में कहते हैं, भैंस भूखी थी और भूसा गीला था। गीले भूसे को किसी ने क्या करना होता है, परंतु जब भैंस को भूख लगी हो
वह भूख के कारण मरती जा रही हो, तब निकम्मा गीला भूसा वह खा ही जाती है। भैंस को चारे की जरूरत थी और चारे को भैंस की। जब समाज घुमक्कड़, हमलावरों और स्थिर व सभ्य होकर कृषि करने वालों में बंट गया, तो हमलों के शिकार इन दूसरे लोगों ने सोचा कि क्यों न पहरेदारों की व्यवस्था की जाए जो हमलावरों को रोकें और हमारी रक्षा करें। उधर बिना चप्पू की नाव की तरह इधर उधर आवारा घूमते लोगों की जरूरत थी कि कोई उन्हें एक जगह रहने की अनुमति दे दे और उनके भोजन का प्रबंध हो जाए। इतिहास के किन्हीं अज्ञात क्षणों में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। कृषि करने वालों ने उन घुमक्कड़ दलों को अपने यहाँ पहरेदार बनाकर रख लिया कि तुम्हें रहने को जगह व खाने को भोजन देंगे, तुम हमलों के समय हमारी रक्षा के लिए लड़ोगे और हमलावरों को मार भगाओगे व पशुओं, स्त्रियों, अनाज आदि की रक्षा करोगे। इन पहरेदारों को रखा कहाँ जाए, यह प्रश्न पैदा हुआ, क्योंकि इन्हें अपने कबीले में तो मिलाया नहीं जा सकता था। आठ इन्हें गांव के अंदर बसाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। दूसरे हमले तो गांव के बाहर से होते थे। आठ पहरेदार भी तो गांव के बाहर ही रहने चाहिए थे। इस तरह गांव की रक्षा करने के लिए कबीलों से टूटे हुए जिन लोगों को पहरेदारों के तौर पर रखा गया, वे गांव के बाहर अपनी बस्ती बनाकर रहने लगे। ये लोग क्योंकि थक हार कर अब एक जगह बैठ गए थे और गांव की पहरेदारी करने के लिए गांव की सीमा पर बैठ गए थे, आठ निषाद बैठे हुए कहलाए। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने ग्रंथ द अनटचेबल में इन्हें ब्रोकन पीपल कहा है। ये लोग बहुत बड़े लड़ाकू थे, तीर चलाने में पक्के निशानेबाज थे। ये बातें हम अपनी ओर से ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। स्वयं वाल्मीकि ऋषि ने इनकी निशानेबाजी को देखा है। जब वे तमसा नदी के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने 2 क्रौंच पक्षियों को आपस में कलोल करते देखा। उनके देखते ही देखते एक निषाद ने तीर मारकर उनमें से एक को मार गिराया। ध्यान देने वाली बात, कलोल करते हुए दोनों आपस में सटे पक्षी नहीं मारे गए। निशाना इतना अचूक कि उनमें से केवल एक को मारा। तब ऋषि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक फूट पड़ा, जिसे दुनिया का आदि काव्य, पहली कविता कहा जाता है, क्योंकि उसके साथ ही जीवित पक्षी को तड़पते देखकर ऋषि के मन में उपजा शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया था। वह श्लोक इस प्रकार है, हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर शांति कभी न मिले, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के इस जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर दी है।